यह आदमी अकेले ही 8 कैदियों को खींच सकता था। वो उन सभी को ऐसे जमीन पर घसीटता था जैसे उनका कोई वजन ही न हो। सिर्फ हाथ से हल्का सा धक्का देकर वह जेल का बुलेट प्रूफ दरवाजा उसकी जगह से उखाड़ सकता था। अपनी उंगलियों के सिर्फ एक इशारे से वो 10 सेंटीमीटर मोटे बुलेट प्रूफ कांच को भी आसानी से फाड़ सकता था। लेकिन ये सुपर ह्यूमन जेल में बंद था क्योंकि वो लगातार मुसीबतें खड़ी करता रहता था। एक बार रेलवे ट्रैक पर एक आदमी फंस गया था। उसकी जान बचाने के लिए इस सुपर ह्यूमन ने अपने शरीर से पूरी ट्रेन को रोक दिया। इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एक और बार पुलिस की अपराधियों को पकड़ने में मदद करते समय उसने सड़क के कई साइन बोर्ड तोड़ दिए, कई पुलिस की गाड़ियां बर्बाद कर दी और यहाँ तक कि एक अपराधी की कार को टीवी टावर पर लटका दिया। इन सब की वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का मुआवजा देना पड़ा। वो हमेशा वही करता था जो उसका मन करता था और अपने काम के नतीजों के बारे में कभी नहीं सोचता था। इसी वजह से पूरा शहर उससे परेशान हो चुका था। आखिरकार पूरे शहर की पुलिस और अदालत उसके पीछे पड़ गई, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। अब यह सुपर ह्यूमन अपनी खराब छवि बदलना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी जो पब्लिक रिलेशन के काम में था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सबके सामने माफी मांगे और खुद को पुलिस के हवाले कर दे ताकि वो अपनी सजा भुगत सके। शुरुआत में सुपर ह्यूमन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अगर वो अपनी छवि सुधारना चाहता था तो उसके पास अपने दोस्त की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह जेल पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि लगभग सभी कैदी उसे पहचानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से ज्यादातर को उसने ही कभी न कभी जेल भेजा था। अब सभी कैदी उससे बदला लेना चाहते थे। उसे किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन जब एक कैदी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो सुपर ह्यूमन खुद उसके सामने आ गया और उसे सबक सिखा दिया। इसके बाद कैदियों के चेहरे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि उनकी क्या हालत हुई होगी। कुछ समय बाद उसका दोस्त उससे मिलने जेल आया और बताया कि उसे 8 साल जेल में रहना पड़ेगा। ये सुनकर सुपर ह्यूमन बहुत परेशान हो गया। उसने अपने नाखून से बुलेट प्रूफ कांच पर हल्की सी खरोंच मारी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता 10 सेंटीमीटर मोटा और बहुत मजबूत कांच बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद वह बुलेट प्रूफ दरवाजे के पास गया और उसे हल्का सा धक्का दिया। अगले ही पल दरवाजा पूरी तरह अपनी जगह से उखड़ गया और उसके हाथों में आ गया। वह जेल से भागना चाहता था। उसके दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुपर ह्यूमन की जबरदस्त ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। रे हैनकॉक से कहता है कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगा तो उसकी सजा आधी कर दी जाएगी। ये 4 साल बहुत जल्दी बीत जाएंगे और अगर इस दौरान सरकार को उसकी जरूरत पड़ी तो उसे जेल से बाहर भी बुलाया जा सकता है। रे ये भी बताता है कि अगर हैनकॉक अच्छे काम करेगा तो वह एक बार फिर सुपर हीरो बन सकता है। ये सब सुनकर हैनकॉक जेल में ही रहने और रे की सलाह मानने का फैसला करता है। सभी कैदियों को एक साथ बैठकर मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां वे अपनी जिंदगी की घटनाएं एक दूसरे को बताते हैं। जब हैनकॉक की बारी आती है तो वो बस इतना कहता है, पास, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। समय बिताने के लिए कैदी अक्सर वॉलीबॉल खेलते थे। जब भी हैनकॉक खेलता वो हर मैच जीत जाता था और गेंद को बहुत आसानी से चकमा दे देता था। इसी तरह जेल के अंदर कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रे फिर हैनकॉक से मिलने आता है। वह उसे बताता है कि वह अच्छा कर रहा है और उसे एक जरूरी सलाह देना चाहता है। रे हैनकॉक से कहता है कि जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करते हुए उसे गुड जॉब कहना चाहिए। हैनकॉक उसकी बात सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इसी बीच टीवी पर खबर आती है कि शहर में अपराध की दर 30% बढ़ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हैनकॉक बाहर होता तो अपराध की दर इतनी ज्यादा कभी नहीं बढ़ती, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि जब भी हैनकॉक कहीं आता है वहाँ हर तरफ तबाही मचा देता है और इसलिए उसे जेल में ही रखना बेहतर है। वे यहाँ तक कहते हैं कि वे हैनकॉक को कभी जेल से बाहर नहीं देखना चाहते। इसके बाद रे की पत्नी मैरी अपने बेटे के साथ हैनकॉक से मिलने आती है। वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है और खाना खाने के बाद हैनकॉक खुश हो जाता है। मैरी हैनकॉक से कहती है कि रे को उससे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए उसे निराश नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि रे एक अच्छा इंसान है और सच में उसकी मदद करना चाहता है। हैनकॉक को ड्राइंग बनाने का भी बहुत शौक है, इसलिए उसने अपनी जेल की कोठरी की दीवारों को अपनी बनाई हुई ड्राइंग से भर दिया था। एक दिन कैदी वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तभी गेंद बहुत दूर चली जाती है और जेल की सीमा के बाहर गिर जाती है। हैनकॉक गेंद लेने के लिए जेल से बाहर छलांग लगा देता है। ये देखकर सभी पुलिस वालों और कैदियों को तुरंत लगता है कि हैनकॉक जेल से भागने वाला है। हैनकॉक भी कुछ पल के लिए सोचता है कि आखिर वो जेल से बाहर निकलकर भाग क्यों न जाए, लेकिन तभी उसे रे की बात याद आती है। हैनकॉक समझ जाता है कि अगर वो भाग गया तो रे का दिल टूट जाएगा और उसे लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। इसी वजह से हैनकॉक जेल से भागने का फैसला नहीं करता। इसके बजाय वो वॉलीबॉल लेकर वापस जेल के अंदर आ जाता है। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी हैनकॉक को नींद से जगाता है
और बताता है कि मंत्री उससे मिलना चाहते हैं। इसका कारण ये था कि पूरे देश में अपराध बढ़ गया था और सरकार को ऐसे सुपर हीरो की जरूरत थी जो अपराधियों से लड़ सके और निर्दोष लोगों की रक्षा कर सके। हैनकॉक को उसका सुपर हीरो वाला कपड़ा पहनाकर वहाँ ले जाया जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो पुलिस अधिकारी पहले से ही कुछ लुटेरों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं जो एक बैंक पर हमला कर रहे थे। हैनकॉक वहाँ पहुँचते ही पुलिस वालों को देखकर कहता है, गुड जॉब। तुरंत एक पुलिस अधिकारी उससे कहता है, गुड जॉब कहना बंद करो और बैंक के अंदर जाकर लोगों को बचाओ। इसी बीच हैनकॉक की नजर एक महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ती है जिसे गोली लगी होती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ ताकि तुम्हारी जान बचा सकूं? घायल पुलिस अधिकारी उसे जल्दी करने और अपनी जान बचाने के लिए कहती है। उसी समय हैनकॉक उस कार को पकड़ लेता है जिसका इस्तेमाल लुटेरे पुलिस वालों पर गोलियां चलाने के लिए ढाल की तरह कर रहे थे। वो उस कार को बिना किसी मेहनत के उठा लेता है और घायल पुलिस अधिकारी को गोलियों से बचा लेता है। उसकी जान बचाने के बाद हैनकॉक पुलिस वालों की तरफ देखता है और फिर कहता है, गुड जॉब। इसके बाद हैनकॉक बैंक के अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि लुटेरों ने कई लोगों को बंधक बना रखा है और वहाँ एक टाइम बम भी लगाया हुआ है। हैनकॉक एक एक करके सभी लुटेरों पर हमला करता है। वह उन्हें खिड़कियों से बाहर फेंक देता है और बहुत आसानी से उन्हें पकड़ लेता है। आखिरकार वो मुख्य लुटेरे तक पहुंच जाता है जो सीधे उसके सामने खड़ा होता है। वो लुटेरा हैनकॉक से कहता है कि उसने उसके सभी साथियों को हरा दिया है और अब वो चाहता है कि हैनकॉक उसके लिए बैंक की तिजोरी खोल दे। वो धमकी देता है कि अगर हैनकॉक ने ऐसा नहीं किया तो वो बंधकों को बम के साथ वहीं छोड़ देगा। हैनकॉक तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर लुटेरा गुस्से में हैनकॉक को बेवकूफ कह देता है। हैनकॉक को बेवकूफ कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह टेबल लैंप खोलता है, उसमें से एक नट निकालता है और उसे अपने हाथ से दबाकर पूरी तरह चपटा कर देता है। फिर वो लुटेरे की तरफ देखता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो उसे एक बार फिर बेवकूफ कहकर दिखाए। हैनकॉक उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह देख लेगा कि हैनकॉक क्या कर सकता है, लेकिन लुटेरा फिर से उसे बेवकूफ कह देता है। इसके बाद हैनकॉक उस चपटे किए हुए धातु के टुकड़े को उसके हाथ पर रखता है और उस पर पूरी ताकत से वार करता है। जोरदार चोट की वजह से लुटेरे का हाथ बुरी तरह कट जाता है। लुटेरे को हराने के बाद हैनकॉक बैंक के बाहर वापस आ जाता है। वो घायल हाथ और बम का रिमोट पुलिस वालों को सौंप देता है और उन्हें बताता है कि सभी लोगों को बचा लिया गया है। फिर वह पुलिस वालों की तरफ देखता है और कहता है, गुड जॉब, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इस बार एक पुलिस अधिकारी जवाब देता है कि आज अच्छा काम उन्होंने नहीं बल्कि हैनकॉक ने किया है। इसी बीच पूरा शहर हैनकॉक के लिए तालियां बजाने लगता है। पहली बार लोगों को समझ आने लगता है कि हैनकॉक उनके लिए कितना जरूरी है और जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता है तो वो कितना कुछ कर सकता है। हैनकॉक बहुत जल्दी फिर से मशहूर हो जाता है और हर जगह मीडिया और न्यूज चैनलों पर उसी की चर्चा होने लगती है। उस रात हैनकॉक, रे और मैरी एक रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना खाते हैं। तीनों अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते हैं। बातचीत के दौरान रे हैनकॉक को बताता है कि उसकी पहली पत्नी से उसका एक बेटा था, लेकिन बाद में उसकी पत्नी की मौत हो गई। एक दिन रे अपने बेटे के लिए कुछ सामान खरीदने मॉल गया था। वहाँ वो बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसी समय उसकी मुलाकात मैरी से हुई। मैरी समझ गई कि रे किस परेशानी से गुजर रहा है और उसके मन में कितनी चिंताएं हैं। मैरी ने उस मुश्किल समय में रे की मदद की और आखिरकार उसने रे के साथ रहने का फैसला कर लिया। मैरी कहती है, हाँ, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में रे जैसा इंसान नहीं मिला, वो बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद हैनकॉक उनसे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। हैनकॉक बताता है कि कई साल पहले किसी ने उस पर बहुत बुरी तरह हमला किया था और उसका सिर लगभग उसके शरीर से अलग कर दिया था। उस हमले की वजह से उसके सिर पर बहुत गंभीर चोट लगी थी। जिन लोगों को वहाँ मिला वे उसे अस्पताल ले गए, लेकिन थोड़े समय बाद उसके सारे घाव पूरी तरह ठीक हो गए। जब हैनकॉक को होश आया तो वहाँ उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने अपनी जेबें देखी तो उसमें सिर्फ एक फिल्म के 2 टिकट मिले। वो उनसे कहता है कि वे उसकी बात पर विश्वास करें क्योंकि उस समय उसकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। ये सुनकर रे हैनकॉक से पूछता है कि इस घटना की खबर कभी न्यूज में क्यों नहीं आई। हैनकॉक जवाब देता है कि ये घटना लगभग 80 साल पहले हुई थी। इसके बाद वह बताता है कि वह अमर है और उसकी मौत नहीं हो सकती। शाम के दौरान रे काफी शराब पी लेता है, इसलिए हैनकॉक उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके घर ले जाता है। जब हैनकॉक वहाँ से जाने वाला होता है तो उसकी नजर मैरी पर पड़ती है। किसी अजीब वजह से दोनों को एक दूसरे के प्रति तुरंत एक अलग तरह का खिंचाव महसूस होता है। अचानक मैरी हैनकॉक को पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है। हैनकॉक पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि कोई भी साधारण इंसान उसे छू तक नहीं सकता था और गोलियां भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वह सोचने लगता है कि आखिर मैरी में इतनी ताकत कहां से आई कि वो उसे इतनी दूर तक फेंक सकी। तभी मैरी उसे सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह भी हैनकॉक जैसी है और उसके पास भी सुपर पावर है। हालांकि वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने रे को उसकी ताकत के बारे में बताया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। अगली सुबह जब रे उठता है तो वह देखता है कि उसके घर की दीवार बुरी तरह टूट चुकी है
और उसकी कार की हालत भी बहुत खराब है। मैरी उसे बताती है कि पिछली रात हैनकॉक को छींक आई थी और उसकी छींक की वजह से दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया। रे ये जानकर हैरान रह जाता है कि हैनकॉक की सिर्फ एक छींक इतनी बड़ी तबाही मचा सकती है। इसी बीच हैनकॉक भी घर पहुंच जाता है। हालात को संभालने के लिए मैरी उससे कहती है, हैनकॉक तुम्हें कल छींक आई थी और इसी वजह से हमारी दीवार टूट गई, इसलिए आज ज्यादा जोर से मत छींकना। हैनकॉक भी उसकी बात का साथ देते हुए कहता है कि जब भी उसके आसपास धूल होती है तो उसे आमतौर पर छींक आ जाती है। तभी रे को उसके बॉस का फोन आ जाता है। जब रे फोन पर व्यस्त होता है तो हैनकॉक मैरी को परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसके कंधे के पास एक नुकीली चीज से उसे मारने की कोशिश करता है और फिर एक रोलर से उसके सिर पर मारता है। जब वो 2 तवों से उस पर हमला करने वाला होता है तभी मैरी उसकी हरकत देख लेती है। हैनकॉक उससे कहता है, मैं ये पूरे दिन कर सकता हूँ। मैरी परेशान होकर उससे पूछती है, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हैनकॉक जवाब देता है कि वो बस उससे बात करना चाहता है और उससे कहता है कि वो शाम को उसके घर आकर उससे मिले। मैरी उसकी बात मान जाती है। रे के ऑफिस के लिए निकलने के बाद मैरी हैनकॉक से मिलने उसके घर जाती है। हैनकॉक उससे पूछता है, हम कौन हैं और हमें ये सुपर पावर कैसे मिली? मैरी बताती है कि पुराने समय में लोगों ने उनके जैसे लोगों को भगवान, फरिश्ते और यहाँ तक कि सुपर हीरो भी कहा था। इसके बाद हैनकॉक पूछता है कि क्या उनके जैसे और भी लोग हैं? मैरी बताती है कि अब उनके जैसा कोई और नहीं बचा क्योंकि बाकी सभी मर चुके हैं। वह समझाती है कि उनका अस्तित्व हजारों साल पुराना है। इसके बाद हैनकॉक मैरी से पूछता है कि वो उसके लिए कौन है। मैरी उसे सच बताने के बजाय झूठ बोलती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हैनकॉक तुरंत उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि जब उसने मैरी को देखा था तो उसे उसके प्रति एक अजीब तरह का खिंचाव महसूस हुआ था। वो कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि मैरी उसकी बहन है और साफ है कि वो उससे सच्चाई छिपा रही है। मैरी बार बार कहती है कि वो सच बोल रही है और हैनकॉक से उसकी बात पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिर भी हैनकॉक को उस पर शक रहता है। आखिरकार वो मैरी से कहता है कि ठीक है, अब वो उसके पति रे को उसके बारे में पूरी सच्चाई बता देगा। मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हैनकॉक और मैरी के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। हैनकॉक को रोकने के लिए मैरी एक बहुत बड़ा ट्रक उठाकर सीधे उसकी तरफ फेंक देती है। हैनकॉक भी जवाबी हमला करता है और मैरी को खुद पर हावी नहीं होने देता। मैरी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके गुस्से की वजह से उनके आसपास एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। काले बादल पूरे शहर में फैल जाते हैं और कुछ ही समय में आसमान से बर्फ गिरने लगती है। उनकी लड़ाई इतनी ताकतवर और खतरनाक हो जाती है कि शहर की कई इमारतें टूटने लगती हैं। यहाँ तक कि जिस इमारत में रे काम करता है वह भी इस लड़ाई से बुरी तरह प्रभावित होती है। रे बाहर देखता है और समझ जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद कहानी रे के घर पहुँचती है। मैरी आखिरकार रे को पूरी सच्चाई बता देती है। वो मानती है कि वो हैनकॉक को पहले से जानती थी और बताती है कि कई साल पहले हैनकॉक उसका पति था। वो समझाती है कि उनका रिश्ता बहुत पुराने समय का है और उसने हैनकॉक से दूर रहने के लिए रे को चुना था। मैरी रे को भरोसा दिलाती है कि उसके और हैनकॉक के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा रे सोच रहा होगा। वो कहती है कि वो रे की है और हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सुनकर हैनकॉक का दिल टूट जाता है। वो कुछ समय से शराब पीना छोड़ चुका था, लेकिन इस दर्दनाक घटना के बाद वो फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। वो पास की एक दुकान पर जाता है और वहाँ से शराब की 2 बोतलें उठा लेता है। जब वो उन बोतलों के पैसे देने जाता है तो दुकानदार अचानक उसे बताता है कि 2 लुटेरे दुकान के अंदर छिपे हुए हैं। हैनकॉक तुरंत कार्रवाई करता है। वह अपना हाथ दीवार के अंदर डालकर दोनों लुटेरों को बाहर खींच लेता है। इसके बाद वह दोनों की जमकर पिटाई करता है। इसी बीच एक लुटेरा दुकानदार पर बंदूक तान देता है। हैनकॉक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लुटेरा उस पर गोली चला देता है। गोली हैनकॉक को लग जाती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लोग तुरंत हैनकॉक को अस्पताल ले जाते हैं। हैनकॉक खुद भी हैरान और परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि एक साधारण गोली उसे कैसे घायल कर सकती है, जबकि इससे पहले एक बहुत ताकतवर बम भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इसी बीच मैरी अस्पताल पहुंचती है। हैनकॉक को इस हालत में देखकर वो बताती है कि जो कुछ हो रहा है उसका संबंध लगभग 40 साल पहले हुई एक घटना से है। वो हैनकॉक को बताती है कि उस समय वे दोनों साथ थे, लेकिन जब भी वे एक दूसरे के करीब रहने की कोशिश करते थे, लोग उनके पीछे पड़ जाते थे और उन्हें मारने की कोशिश करते थे। वह ये भी बताती है कि जब वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं तो उनकी सुपर पावर भी खत्म हो जाती है। इसके बाद मैरी हैनकॉक को अपने हाथ का एक निशान दिखाती है और बताती है कि ये निशान उसी समय का है। वह समझाती है कि ये चोट साल 1850 की है, जब वे दोनों एक दूसरे के करीब थे। उस घटना के दौरान हैनकॉक ने मैरी को एक जलते हुए घर से बचाया था, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से चला गया। जब दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे वापस आने लगी और उनके शरीर भी ठीक हो गए। मैरी हैनकॉक को बताती है कि लगभग 80 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से हैनकॉक को अपने अतीत की जो कहानी याद थी उसका भी पता चलता है। वो समझाती है कि जब भी वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते थे तो उनका शरीर ठीक होने लगता था।
इसी दौरान वो लुटेरा भी अस्पताल पहुंच जाता है, जिसका हाथ हैनकॉक ने पहले काट दिया था। वो घायल लुटेरा अपनी बंदूक निकालता है और मैरी पर गोली चला देता है। मैरी इस हमले में बुरी तरह घायल हो जाती है। मैरी को इस हालत में देखकर हैनकॉक बहुत गुस्से में आ जाता है। उसकी शक्तियां कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ताकत थी, इसलिए वह एक एक करके लुटेरों को मारने और गिराने लगता है। हालांकि उसकी शक्तियां कम हो चुकी थी, फिर भी हैनकॉक किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसी वजह से वह ज्यादातर अपराधियों को हरा देता है। आखिर में सिर्फ वही लुटेरा बचता है जिसका हाथ हैनकॉक ने पहले काटा था। वो लुटेरा बार बार हैनकॉक पर हमला करता है और उस पर गोलियां चलाता है। हैनकॉक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जबकि मैरी भी अपनी चोटों की वजह से जिंदगी और मौत के बीच होती है। तभी लुटेरा हैनकॉक से कहता है कि अगर मरने के बाद वो नरक में जाने वाला है तो उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वही उसे वहां भेजने वाला है। वो हैनकॉक से कहता है कि अब वो पूरी तरह एक इंसान बन चुका है और अब उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही लुटेरा हैनकॉक के सिर में आखिरी गोली मारने वाला होता है, तभी रे वहां पहुंच जाता है। रे लुटेरे पर हमला करता है और एक कुल्हाड़ी से उसका दूसरा हाथ भी काट देता है, जिससे वो हैनकॉक को मार नहीं पाता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैरी की सांस रुक चुकी होती है और उसके दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। हैनकॉक को मैरी की कही हुई बात याद आती है। मैरी ने बताया था कि जब वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो उनकी शक्तियां खत्म हो जाती है और वे कमजोर हो जाते हैं। ये बात याद आते ही हैनकॉक समझ जाता है कि उसे क्या करना होगा। वह दोबारा खड़ा होता है और अस्पताल की खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। जैसे जैसे हैनकॉक मैरी से दूर जाने लगता है, मैरी के दिल की धड़कन फिर से बढ़ने लगती है। हैनकॉक लगातार उससे दूर जाता रहता है और मैरी धीरे धीरे दोबारा सांस लेने लगती है। हैनकॉक आसमान में और ऊपर उड़ता जाता है। आखिरकार वह इतनी दूर और इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि चांद तक पहुंच जाता है। जब हैनकॉक मैरी से काफी दूर चला जाता है तो मैरी को पूरी तरह होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। 6 महीने बाद कहानी आगे बढ़ती है। रे का परिवार खुशी से साथ रहता हुआ दिखाई देता है। वे आइसक्रीम खा रहे होते हैं और साथ में समय बिता रहे होते हैं। इसी बीच रे को हैनकॉक का फोन आता है। हैनकॉक रे से कहता है कि वह पहली बार चांद की तरफ देखे। रे आसमान की तरफ देखता है और वहाँ एक निशान दिखाई देता है। इसके बाद रे दूसरे बिजनेसमैन से मिलता है और उन्हें अच्छे काम करने तथा लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। हैनकॉक आखिरकार एक सच्चे सुपर हीरो के रूप में वापस लौट चुका होता है। अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता है और जब भी किसी को उसकी जरूरत होती है वो उनकी मदद करता है। जो कुछ भी हैनकॉक के साथ हुआ उसके बाद वो पूरी तरह बदल चुका था। आखिरकार वो वही हीरो बन गया था जिसके बारे में रे हमेशा मानता था कि वो एक दिन जरूर बन सकता है। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।